वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है फीमेल्स में। तो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, बेसिकली पहले तो ये समझिए। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, फीमेल्स की जो प्यूबर्टी पीरियड है वो प्यूबर्टी फीमेल्स में 12 टू 15 ईयर के ऊपर आती है। ये कौन सा पीरियड होता है प्यूबर्टी? ये वो पीरियड है ड्यूरिंग विच फीमेल प्रोड्यूसेस ओवा एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन लाइक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। यानी कि फीमेल जो है वो अपने अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज करने लगती है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और ओवा का फॉर्मेशन ओवरी में होने लगता है हर 28 डे के ऊपर। तो अब ये जो प्यूबर्टी है उस टाइम के ऊपर जब यहां से ओवा रिलीज होगा तो ये ओवा फीमेल कलेक्ट करेगी अपनी फिम्बरी के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में ये ओवा प्रोसीड करेगा आगे की तरफ और एम्पुला रीजन के ऊपर जाके रुकेगा। इधर अगर कॉपुलेशन हुआ है, यानी मेल ने अपना पेनिस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इंसर्ट किया है और यहां पे इसने अपने स्पर्म को रिलीज किया है, तो ये स्पर्म यहां से मूव करते हुए आगे की तरफ पहुंचेंगे और यहां इससे फर्टिलाइज कर जाएंगे, इस ओवा से फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूज होने के प्रोसेस को ही कहते हैं फर्टिलाइजेशन। मींस फर्टिलाइजेशन इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो फीमेल गैमीट है ओवा और मेल गैमीट था स्पर्म, उसके फ्यूजन को कह देते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहां पे ये इतनी आसान चीज नहीं है जिसे आपको बता दिया गया। ओवरी से जब ओवा का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो ओवा के ऊपर कुछ फॉलिकुलर सेल्स होती हैं। ये फॉलिकुलर सेल्स लगातार ईस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करती हैं। तो कौन सी सेल्स हैं? ओवरी के अंदर प्रेजेंट फॉलिकुलर सेल्स, ओवरी के अंदर प्रेजेंट फॉलिकुलर सेल्स, ओवरी के अंदर प्रेजेंट फॉलिकुलर सेल्स ईस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करती हैं, और इस हार्मोन का इंपैक्ट क्या होता है? इस हार्मोन का जो इंपैक्ट होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये हार्मोन का जो इंपैक्ट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? ये होता है कि ये ईस्ट्रोजन जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के यूट्रस की एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसको थिक करना शुरू करता है, यानी इसकी ग्रोथ को बढ़ाता है। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की ग्रोथ को ये बढ़ाना शुरू कर देता है। क्यों ऐसा करता है इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानकारी लेंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की ये ग्रोथ को बढ़ा देगा, यानी ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग और थिक कर देगा। तो इट थिकन्स एंडोमेट्रियल लाइनिंग। इसके साथ ही साथ अब जब एक ओवा ओवरी से रिलीज हो गया, तो ओवरी से जैसे ही ओवा रिलीज होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम होता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल यहां बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन जो है ये किससे निकलेगा? ये रप्चर्ड फॉलिकुलर सेल्स जो होंगी, ग्राफियन फॉलिकल की जो बची हुई सेल्स होंगी उसे कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम से ये रिलीज होगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का फंक्शन क्या होगा? इसका वर्क ये होता है कि ये एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग थिक हुई थी, एस्ट्रोजन ने जिस लाइनिंग को थिक किया था, प्रोजेस्टेरॉन उसी लाइनिंग को अब मेंटेन कराएगा, परसिस्ट कराएगा, रोके रखेगा कि अब ये शेड आउट ना हो, यानी शेड ऑफ ना हो। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के फंक्शन तो आपको यहां पे समझ में आ गए हैं। अब बात करते हैं कि ये जो आपकी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बाद ये ओवा यहां आया है, अब ओवा क्या फर्टिलाइज होगा? अगर यहां स्पर्म आ गए हैं तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा, लेकिन अगर स्पर्म यहां नहीं आए तो क्या होगा? यानी कि अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म नहीं है, यानी ओवा से स्पर्म का फ्यूजन नहीं हो पाया, यानी इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर देन व्हाट विल हैपन? अब ये होगा कि ये जो ओवा है, जो अनफर्टिलाइज्ड ओवा है, ये आगे की तरफ प्रोसीड करेगा, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें कहते हैं हम सीलिया या फ्लैजिला। तो ये सीलियरी मूवमेंट होते हैं जिसकी वजह से ये आगे की तरफ पुश होता रहेगा और लगातार ये आगे जाएगा। अब ये जो
अनफर्टिलाइज्ड ओवा यहां आ गया है, जैसे ही ये यूट्रस तक पहुंच जाएगा, यानी एम्पुला रीजन को पार करके स्थमिक रीजन में आएगा, स्थमिक रीजन के बाद जैसे ही ये अंदर यूट्रस में आएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अचानक से डाउन होने लगेगा ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजनरेट होने लगेगा और जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो होगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो हो रहा है तो क्या एंडोमेट्रियम की लाइनिंग रुक पाएगी? नहीं रुक पाएगी। और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अगर यहां नहीं परसिस्ट कर पाई तो क्या होगा? तो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड होने लगेगी, यानी कि एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है, जो टिश्यूज हैं एंडोमेट्रियम के, वो शेड होंगे। साथ ही साथ अनफर्टिलाइज्ड ओवा जो है वो भी रिलीज होगा। और जब कहीं से टिश्यू रप्चर होके जा रहे होते हैं तो क्या वहां से ब्लड नहीं निकलेगा? ब्लड भी रिलीज होगा, तो ब्लड का भी डिस्चार्ज होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स भी टूट जाती हैं, कुछ एंडोमेट्रियम की लाइनिंग यहाँ रुक जाती है, जो कि अगली जो ओवा आएगा उसके में जो ये पूरा प्रोसीजर होगा, उस पूरे साइकिल में ये आगे की तरफ डेवलप करके फिर उतनी ही बड़ी हो जाएगी। तो ये जो डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग एंड ब्लड इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। इसे क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुएशन कहेंगे। ये मेंस्ट्रुएशन है या ब्लीडिंग है। ये फीमेल्स में 4 फेजेस में बांटा गया है। मेंस्ट्रुएशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेज में बांटा गया है। पहला फेज तो ये होता है कि जब यहां पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक हो रही होती है, ठीक है, और यहां ओवा बन रहा होता है। तो पहली फेज को अगर हम इसको इस सीक्वेंस वाइज लेके चलें तो पहली फेज अगर हम मेंस्ट्रुअल फेज ले रहे हैं, मेंस्ट्रुअल फेज लेके चल रहे हैं, तो मेंस्ट्रुअल फेज करीब करीब 3 से 5 दिन की होती है। 3 से 5 दिन की होती है मेंस्ट्रुअल फेज। लेकिन आपकी जो 10th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है, और लेकिन आपको मानना तो वही पड़ेगा। वो 7 से 8 दिन मानते हैं, जो कि बिल्कुल अब्रप्ट है। 3 से 5 दिन मेंस्ट्रुअल फेज होती है। इसके बाद ये आगे की तरफ, तो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 7 to 8 डेज। क्लियर हो रहा है? इसके बाद मेंस्ट्रुअल फेज के बाद जो अगली फेज आएगी वो फॉलिक, ये पूरा निकल गया, अब ये शेड ऑफ हो गया है। देखिए ये पूरा शेड ऑफ हो गया है, अब यहां कोई ओवा नहीं बचा। और जब ओवा नहीं बचा तो अपनी जो यूट्रस है ये दोबारा से अपने आप को मेंटेन करेगा। यूट्रस अपनी लाइनिंग को दोबारा से मेंटेन करेगा। और वो कैसे कर सकता है इस काम को? वो कर सकता है सिर्फ और सिर्फ इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो मेंटेन होंगी, वो परसिस्ट करेंगी और एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करेंगी। तो अगली फेज जो आती है वो होती है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज ये करीब 10 दिन की होती है। ये फॉलिकुलर फेज 10 डेज की होगी, जिसमें क्या होगा, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा और ईस्ट्रोजन हार्मोन फॉलिकल की सेल्स से जो निकलेगा वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक करेगा, यानी दोबारा से मेंटेन कर देगा। तीसरी फेज जो आती है, ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं ये अब एक ओवा को रिलीज करेंगे। और ये ओवा यहां से जो रिलीज होगा, ये जैसे ही रिलीज होगा, ये 14th डे पे रिलीज होता है, इसलिए इस फेज को कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज ये कौन से दिन पे होती है? ये 14th डे है। 14 to 15 मान लेते हैं ओव्यूलेटरी फेज है। इसके बाद जो अगली फेज आती है वो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन था, क्योंकि जो बची हुई फॉलिकल सेल्स हैं वो अब कॉर्पस ल्यूटियम में मॉडिफाई हो जाएंगी और वो बना दिया जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, और वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करेगा। तो ये जो फेज आएगी अब उसे कहेंगे ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज। ये बचे हुए डेज जो 28 में बचे हैं उन डेज को काउंट करके यहां पे लिख दीजिए, तो आ जाएगी आपकी ल्यूटियल फेज। तो जो ल्यूटियल फेज है वो अब आपको पता चल गया होगा। तो 15th to 28th डे कि ये ल्यूटियल फेज होती है। इसके बाद अब क्या होगा? तो ये पूरे आपका हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 फेज।
अब क्या होता है कि ये तो एक ओवरी से निकला, अब नेक्स्ट ओवा हमारी ऑल्टरनेटली दूसरी ओवरी से निकलेगा, यानी अब की बार यानी अगले 28 डे में इस ओवरी से ओवा रिलीज होगा। और बिल्कुल वही सीक्वेंसेस यहां पे होंगे जो यहां से, यानी कि सबसे पहले ओवरी से ओवा रिलीज होगा, उससे पहले ओवरी अपने अंदर से ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करने लगेगी, और ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बढ़ाता है, ग्रोथ कराता है। इसके बाद फॉलिकल निकलेगा, जब फॉलिकल निकलेगा तो क्या होगा, फॉलिकल जब निकलेगा, सॉरी ओवा जो निकलेगा तो ओव्यूलेटरी फेज आएगी, जो ओवा निकलेगा 14th डे पे होता है। इसके बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलने लगेगा, जो बची हुई फॉलिकुलर सेल्स होंगी और वो इसको मेंटेन रखेंगी। लेकिन अगर ओवा यहां फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होगा, तो ये शेड ऑफ हो जाएगा और उसे कहेंगे मेंस्ट्रुएशन, यानी ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरा पढ़ लिया। अगर कोई डाउट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आराम से पूछिए। मैं आपको 24/7 यहाँ पे अवेलेबल हूँ, आराम से कोई भी डाउट होता है तो मैं उसके आंसर्स आपको दे दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।